कहानी का नाम बिलियनेयर एम्पायर ऑफ मिलियनेसोड। एक लड़की मानवी सड़क किनारे खड़ी थी। उसने टैक्सी चला रहे आकाश से कहा, भैया सिटी हॉल चलोगे? आकाश जो टैक्सी ड्राइवर था बोला, जी मैडम चलेंगे, लेकिन 250 रुपए लगेंगे। मानवी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है चलो। कुछ समय बाद सिटी हॉल पहुंचने पर आकाश ने कहा, मैडम सिटी हॉल आ गया, किराया 250 रुपए दीजिए। मानवी ने सिर्फ 200 रुपए निकाले और कहा, 200 रुपए काफी हैं। आकाश ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं मैडम, पहले 250 रुपए तय हुए थे, मैं कम नहीं ले सकता, ये मेरी नौकरी का नियम है। यह सुनकर मानवी गुस्से में आ गई। उसने अचानक तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, ये मेरे ऊपर हाथ डाल रहा है, कोई मुझे बचाए। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी। आकाश घबरा गया और मानवी से शांत होने की गुजारिश की। मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। लेकिन मानवी चुप नहीं हुई। तभी एक इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और उसने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों चिल्ला रही हो? मानवी ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर से कहा, सर मेरा नाम मानवी है, इस टैक्सी वाले ने मुझसे पैसे लेने से इनकार कर दिया और उल्टा मुझसे कुछ और मांगने लगा। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की। इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनकर आकाश की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम लड़कियों से छेड़खानी करते हो? तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं है, पर आदतें बहुत खराब हैं। आज रात तुम्हें जेल में रहना होगा, वहीं समझ आएगी। मानवी मन ही मन खुश हो गई, लेकिन उसने अपनी खुशी को चेहरे पर नहीं आने दिया। इसी बीच आकाश ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे पास सबूत है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा, अगर सबूत है तो दिखाओ, वरना सीधे जेल जाओगे। आगे की कहानी में आकाश कैसे अपने निर्दोष होने का सबूत पेश करता है और मानवी का असली मकसद क्या है, ये कहानी को रोमांचक बना सकता है। अध्याय 2। दोस्ती। जब आकाश कहता है कि उसके पास सबूत है तो मनाली डर जाती है और पुलिस वाले से कहती है, अंकल आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मनाली उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस वाला उसकी चाल समझ जाता है। वह कहता है, हमारे संविधान ने हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। आकाश तुम्हारे पास जो सबूत है वो दिखाओ। आकाश शांत होकर कहता है, सर मेरी गाड़ी में डैश कैम लगा है जो वीडियो के साथ आवाज भी रिकॉर्ड करता है। यह सुनकर मनाली और ज्यादा घबरा जाती है। पुलिस जब वीडियो चेक करता है तो पता चलता है कि मनाली झूठ बोल रही थी और यह सब सिर्फ 25 रुपए बचाने के लिए किया गया था। पुलिस मनाली को कड़ी चेतावनी देती है और आकाश को उसके पूरे पैसे दिलाकर वहां से चली जाती है। संध्या समय आकाश जब ऑफिस लौटता है तो उसका दोस्त राहुल उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है? आकाश लंबी सांस लेकर कहता है, यार कुछ खास नहीं, 5000 का टारगेट था लेकिन आज सिर्फ 4000 ही कमा पाया, अब बॉस डांटेगा। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बस इतनी सी बात, आज मैंने 7000 कमाए हैं, ले इसमें से 1000 रख ले। आकाश कहता है, नहीं यार, ये तेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं ले सकता। राहुल हंसकर कहता है, अरे तूने अब मुझे पराया बना दिया क्या? दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहें। आखिरकार आकाश 1000 रुपए ले लेता है। दोनों बॉस को पैसे जमा करते हैं। बॉस उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों की दोस्ती तो बिल्कुल जय वीरू जैसी है। यह सुनकर आकाश और राहुल हैरान हो जाते हैं। बॉस उन्हें कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और तुम्हें देखा। जब भी तुम दोनों किसी मुश्किल में होते हो तो एक दूसरे की मदद सबसे पहले करते हो, यह काबिले तारीफ है। दोनों मुस्कुरा देते हैं। बॉस आगे कहता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, यह लो तुम्हारी इस हफ्ते की सैलरी, और हाँ कल से तुम लोग यूनिवर्सिटी पर ध्यान दोगे, काम अब पार्ट टाइम होगा। अगले दिन आकाश जब कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि वहां के अमीर लड़के लड़कियां उसे हीन नजरों से देख रहे हैं। वहां गरीबों को ऐसा ही तिरस्कार झेलना पड़ता था। आकाश अपने दोस्त अभीर के साथ बैठता है। तभी एक लड़का अविचल उसे ताना मारते हुए कहता है, क्या बे भिखारी, कल एक लड़की को छेड़ रहा था, तुझे शर्म नहीं आती? ये सुनकर बाकी लड़के लड़कियां चिल्लाने लगते हैं, शर्म करो शर्म करो।
आकाश गुस्से में खड़ा होकर कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपनी बेगुनाही का सबूत पुलिस को दे दिया है। आकाश की बात सुनकर अविचल और भड़क जाता है और उसे जोर से लात मारता है, जिससे आकाश जमीन पर गिर जाता है। पीछे से अविचल की गर्लफ्रेंड सनाया आकर कहती है, अरे बेबी, तुमने इसे क्यों मारा? देखो ना, तुम्हारे हाथ गंदे हो गए, अब तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। सनाया की बात आकाश को चुभ जाती है, क्योंकि वह पहले आकाश की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन पैसों के लालच में उसने अविचल को बॉयफ्रेंड बना लिया। यह सोचकर आकाश गुस्से में क्लास से बाहर चला जाता है। तभी उसका फोन बजता है। वह गुस्से में कहता है, अभी नहीं आऊंगा। अध्याय 2 फुटबॉल मैच। आकाश गुस्से में बाहर निकला, तभी उसका फोन बजा और दूसरी तरफ से आवाज आई, भैया घर आ जाओ, तुम्हें देखे हुए 6 साल हो गए। आकाश ने कहा, अभी नहीं आऊंगा, और फोन काट दिया। वह कुछ सोचने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वापस क्लास में जाता है और देखता है कि शिक्षक, जिनका नाम विकास है, आ चुके हैं। सर, मैं आ सकता हूं? आकाश ने पूछा। विकास सर ने सिर हिलाया और अंदर आने का इशारा किया। आकाश वापस आकर अभीर के पास बैठ गया। अभीर ने कहा, तू उनकी बातों का बुरा मत मान, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। आकाश हंसते हुए बोला, फिर तो तुझे भी ऐसा ही होना चाहिए था। अभीर नखरे करने का नाटक करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि आकाश मजाक कर रहा है। अभीर अमीर परिवार से आता है, लेकिन वह दूसरों की तरह नहीं रहता, न ही किसी को तंग करता है। इस कारण बाकी अमीर बच्चे उससे चिढ़ते हैं, क्योंकि वह दिल्ली के 5 अमीर परिवारों में से एक रायजादा परिवार का सदस्य है। तभी विकास सर जोर से बोले, क्लास में इतनी बातें क्यों हो रही हैं? अविचल ने मौके का फायदा उठाया और कहा, सर, आकाश कह रहा था कि आज का टॉपिक बहुत आसान है, जल्दी याद हो जाएगा। विकास सर ने कहा, अच्छा, तो आज आकाश पढ़ाएगा, क्योंकि वह कह रहा है कि यह टॉपिक आसान है। आकाश बोला, सर, मुझे माफ करना, मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। विकास सर जानते थे कि आकाश ऐसा नहीं कह सकता था, और साथ ही वह आकाश के टैलेंट से भी अवगत थे। उन्हें यह अच्छा मौका मिला आकाश का टैलेंट दिखाने का, ताकि बाकी बच्चे उसे मजाक न उड़ाएं। आकाश ने इतना अच्छे से पढ़ाया कि सभी बच्चे हैरान रह गए। कुछ बच्चे तो ये भी कहने लगे कि आकाश ने तो सर से भी बेहतर पढ़ाया। अविचल और उसके ग्रुप के बच्चे हैरान रह गए। अविचल को गुस्सा आ रहा था कि उसने आकाश को बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उसकी खुद की बेइज्जती हो गई। क्लास जल्दी खत्म हो गई। इसके बाद आकाश और अभीर ग्राउंड पर बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे थे। तभी राघव नाम का एक लड़का उनके पास आया और बोला, आकाश या अभीर, तुम दोनों में से कोई एक मेरी टीम में आ जाओ, हमारे एक खिलाड़ी की कमी है। अभीर ने कहा, हमारी टीम में खिलाड़ी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीतने की गारंटी नहीं दे सकते। राघव हंसते हुए बोला, वैसे भी अविचल की टीम से अब तक कोई नहीं जीता, अगर हमारी टीम पूरी हो गई तो हम जीत सकते हैं। तीनों हंस पड़े। तभी राघव उठते हुए गिर पड़ा। आकाश और अभीर उसे उठाकर बैठाते हैं। अभीर बोला, सॉरी यार, मुझे नहीं पता कैसे गिर पड़ा, अब मैं नहीं खेल सकता, लेकिन आकाश खेल सकता है। दोनों एक साथ बोले, नहीं, पहले तुझे अस्पताल ले जाएंगे। अभीर बोला, नहीं, मैं ठीक हूं। तभी अविचल ने कहा, अबे, जब खेलना नहीं था तो आया क्यों? वैसे भी इस फटीचर को फुटबॉल आता भी होगा, हम तुमसे जीतने वाले हैं। आकाश को अविचल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने शांत होकर कहा, अगर हम जीत गए तो तुम क्या करोगे? अविचल घमंड में बोला, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। आकाश ने कहा, अगर तुम पलट गए तो? अविचल ने गर्व से कहा, यहां सब जानते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। आकाश खुश होकर हंसता है। हाफ टाइम के बाद मैच फिर से शुरू होता है। शुरुआत में अविचल की टीम 3 गोल से आगे थी, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड्स में आकाश ने 1 गोल किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। सबने आकाश को कंधे पर उठाकर सेलिब्रेट किया। आकाश को खुश देखकर अविचल गुस्से में चुपचाप मैदान से बाहर निकलने लगा। अभीर ने कहा, कहां जा रहे हो? आकाश ने अविचल के पास जाकर कहा, तुम्हारे वादे के मुताबिक अब तुम मेरी जूते पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांगोगे। यह सुनकर अभीर तालियां बजाता है और अविचल का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश ऐसा कुछ कहेगा। जब अविचल नाक रगड़ने जाता है तो आकाश पीछे हटता है और कहता है, मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूं।
ये सुनकर अविचल गुस्से में आकर आकाश को मारता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक 3 हेलीकॉप्टर मैदान में उतरते हैं। सभी बच्चे किनारे हो जाते हैं। 2 हेलीकॉप्टर से बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और 1 हेलीकॉप्टर से एक लड़की बाहर निकलती है। उसे देख एक बच्चा चिल्लाता है, प्रकाश भारद्वाज की बेटी ईरा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ईरा एक बच्चे के पास जाकर पूछती है, आकाश कहाँ है? वह बच्चे ने आकाश की तरफ इशारा किया। कहानी इस प्रकार होगी। अध्याय असलियत। जब आकाश और अविचल की लड़ाई हो रही थी तभी 3 हेलीकॉप्टर मैदान में उतरे। इन हेलीकॉप्टरों में से एक से प्रकाश भारद्वाज की बेटी ईरा भारद्वाज उतरी। जैसे ही वह आकाश के बारे में पूछती है, एक छात्र उसे आकाश की ओर इशारा करता है। ईरा आकाश के पास जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि आकाश इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर ईरा अपने गार्ड को आदेश देती है, मुझे 2 मिनट में पूरा ग्राउंड खाली चाहिए। ईरा की बात सुनते ही गार्ड पूरा ग्राउंड खाली करवा देते हैं। कुछ ही देर में ग्राउंड खाली हो जाता है और गार्ड एक लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि कोई उनके पास ना आए। इसके बाद ईरा दौड़कर आकाश के गले लग जाती है और कहती है, भाई आपसे मिले हुए इतने साल हो गए, आप एक बार भी घर नहीं आए। जब अंश ने आपको घर बुलाया था तो आपने आने से मना कर दिया था। आकाश थोड़ा रुककर कहता है, तुम जानती हो मैं दादाजी के वचन के कारण नहीं आ सका। और अंश क्यों नहीं आया? ईरा जवाब देती है, वो आना चाहता था पर दादी जी ने उसे रुकने को कहा। ईरा की बात सुनकर आकाश घबराते हुए कहता है, दादाजी को क्या हुआ? ईरा आंसू भरी आंखों से कहती है, भाई दादाजी को पिछले हफ्ते हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर का कहना है कि इस बार उनकी बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर ईरा रोने लगती है और आकाश उसे शांत करने की कोशिश करता है। ईरा कहती है, भाई आपको मेरे साथ जाना होगा। वे हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने पर्सनल आइलैंड पर पहुंचते हैं। जब आकाश आइलैंड पर पहुंचता है तो देखता है कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वह घर छोड़ने से पहले था। आइलैंड के बीचों बीच एक बड़ा सा बंगला है। उसके चारों ओर एक विशाल बाग, मैदान और घर, जिसमें बंगले में काम करने वाले लोग और सिक्योरिटी गार्ड के परिवार रहते हैं। इसके बाद चारों ओर लंबी दीवार है जिस पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। ये देख आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईरा कहती है, भाई चलिए। आकाश हम कहकर अंदर चलता है। अंदर जाकर आकाश एक फोटो देखता है जिसमें एक आदमी और एक औरत है और उस पर हार चढ़ा हुआ है। वह तस्वीर आकाश के मम्मी पापा की थी जो एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। इस तस्वीर को देखकर आकाश भावुक हो जाता है। तभी पीछे से कोई उसके कमर आकाश पलटकर देखता है और ये उसका छोटा भाई अंश था। असल में ईरा और अंश ट्विंस थे। आकाश पहले तो अंश के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारता है, फिर उसे गले लगा लेता है। फिर वे दादाजी के कमरे में जाते हैं। जब आकाश कमरे में जाता है तो देखता है कि लाइट बंद है। वह लाइट ऑन करता है। तभी दादाजी आवाज देते हैं, कौन है जिसने लाइट जलाई है? मैंने मना किया था कि जब तक मेरा पोता नहीं आता कोई भी मेरे कमरे में नहीं आए। आकाश बड़े प्यार से कहता है, दादाजी मैं आपका पोता आकाश हूं। आकाश का नाम सुनते ही दादाजी रोने लगते हैं। आकाश उनके पास जाकर उन्हें चुप कराते हुए कहता है, आप चुप हो जाए वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। दादाजी कहते हैं, नहीं तू मत रोना, इतने सालों बाद तू आया है तो मत रो, तुझे रोते देख मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दादाजी और आकाश आपस में बात कर रहे थे और अंश और ईरा बाहर से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। ईरा अंश से कहती है, मैंने कहा था ना भाई के आते ही दादाजी ठीक हो जाएंगे। देख अब वो पहले जैसे बीमार नहीं लग रहे, बिल्कुल फिट लग रहे हैं। अंश ईरा से कहता है, तू सही कह रही थी, दादाजी की जान हम तीनों में बसी है। पहले कैसे टूटे टूटे रहते थे और अब देखो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। ईरा हाँ में सिर हिलाते हुए मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उधर अविचल एक लड़के से पूछता है, भाई ये ईरा मैम इस गरीब से मिलने क्यों आई थी? अविचल जवाब देता है, वो उसके ड्राइवर का बेटा है। ड्राइवर की कार के ब्रेक फेल हो गए थे तो उसने किसी तरह ईरा को बचा लिया लेकिन खुद एक्सीडेंट में घायल हो गया, इसलिए ईरा मैम उसे लेने आई। असल में ईरा के असिस्टेंट ने यह बात स्कूल में फैला दी थी ताकि लोग आकाश पर शक न करें।
इधर भारद्वाज एम्पायर में आकाश, अंश और ईरा एक साथ डिनर कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। ईरा आकाश से पूछती है, भैया कॉलेज में आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनते ही आकाश को सनाया याद आता है और वह सोचता है कि कैसे उसने पैसों के खातिर अपने रिश्ते को तोड़ा और अविचल से रिश्ता जोड़ लिया, जबकि सबको पता है कि अविचल अच्छा लड़का नहीं है और वह लड़की को सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करता है। आकाश कहता है, नहीं, मैं इन फालतू चीजों में नहीं पड़ता। अंश हंसते हुए कहता है, भाई सच में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मेरी तो चार गर्लफ्रेंड्स हैं। आकाश ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी ईरा कहती है, हाँ भैया इसकी 4 गर्लफ्रेंड्स है, लेकिन उन 4 में से 3 ने इसे डफह कर भाई बोल दिया, तो टेक्निकली इसके पास एक ही गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर आकाश और ईरा एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अंश मुंह फुलाकर कहता है, कम से कम मेरे पास एक तो है। ये सुनकर फिर वे दोनों हंसने लगते हैं। उधर दादाजी हंसी की आवाज सुनकर खुश होते हैं और सोचते हैं अब टाइम आ गया है। अगले दिन आकाश दादाजी के कमरे में जाता है। तब दादाजी कहते हैं, बैठो बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरा एक काम करो। आकाश अपने दादाजी के हाथ पकड़कर कहता है, दादाजी कोई भी काम करने को मैं तैयार हूं जिससे आपको खुशी मिलती हो। दादाजी आकाश से कुछ कहते हैं जिससे आकाश शॉक हो जाता है। दादाजी से कहता है, आकाश कर दिया गया है। अब कहानी इस प्रकार होगी। अध्याय मालिक जब आकाश दादाजी के कमरे में जाता है तब दादाजी कहते हैं, बेटा मैं मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहता हूं। अगर कोई लड़की पसंद है तो बता, वरना मैंने देख रखी है, मेरी दोस्त की पोती है, उसे जाकर मिल ले। आकाश कहता है, नहीं दादाजी, शादी तो मैं बाद में कर सकता हूं, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और मुझे थोड़ा समय चाहिए। दादाजी कहते हैं, यह मेरी आखिरी इच्छा है बेटा, मैं जानता हूं कि मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। आकाश दादाजी की बातें सुनकर कहता है, ठीक है दादाजी, आपके खातिर मैं उस लड़की से मिलूंगा, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं मना कर दूंगा। दादाजी खुश होकर कहते हैं, ठीक है, जय तुम्हें एड्रेस सेंड कर देगा और हाँ, अच्छे से कपड़े पहनकर जाना। जय सिन्हा प्रकाश जी का असिस्टेंट था। अगले दिन आकाश के पास जय मैसेज करता है और उसमें लिखा होता है, आपको आज शाम 7 बजे रेड हार्ट होटल पहुंचना है, टेबल 21 आपकी बुक कर दी गई है। शाम के समय जब आकाश जा रहा होता है तो देखता है कि रास्ते के साइड बहुत भीड़ इकट्ठा हो रखी है और 2 लड़कियों की आवाजें आ रही होती हैं। आकाश जाकर देखता है कि एक सुंदर सी लड़की जिसने सफेद रंग की सलवार सूट पहनी हुई है वह रो रही होती है। उसके चेहरे पर आंसू है और वह कांप रही होती है। दूसरी लड़की जो पार्टी वेयर में थी उस पर चिल्ला रही होती है, तुमने मेरी कार को टक्कर मार दी, इसके डेंट का खर्चा दो, पूरे 2 लाख रुपए। तभी वह लड़की कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने ही रेड सिग्नल नहीं देखा, इसमें मेरी क्या गलती है आप सभी बताइए। लेकिन वहां पर कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वे जानते थे कि यह अनुष्का अरोड़ा है। अरोड़ा फैमिली दिल्ली की सबसे अमीर फैमिली है जो कुछ भी कर सकती है। अनुष्का ने यह सुनकर कहा, तुम्हारी गलती यह है कि तुम मेरे सामने आए और मेरी कार से टकरा गए। इतना कहते हुए वह उसे मारने को हाथ उठाती है और तब वह लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब उसे महसूस नहीं होता तो वह अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि किसी लड़के ने अनुष्का का हाथ पकड़ रखा था। वह लड़का आकाश था जिसने अनुष्का का हाथ पकड़ लिया था। आकाश अपना हाथ झटकते हुए बोला, तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम किसी को मार सको? अनुष्का अपनी कलाई को पकड़ते हुए बोली, तुम जानते हो भी तुमने किसका हाथ मरोड़ा? तुम मेरी फैमिली के बारे में जानते हो? आकाश बोला, मुझे जानने की जरूरत नहीं है और वैसे तुम्हारी कार के डेंट की कीमत 2 लाख तो नहीं, पर फिर भी ये लो। आकाश अपनी जेब से नोटों का बंडल निकालकर अनुष्का के हाथ में देते हुए बोला, इसमें 5 लाख है, कीप चेंज। ये कहकर वह लड़की को उठाकर होटल पहुंच जाता है। वह देखता है कि अनुष्का अब तक नहीं आई है तो वह बैठकर सफेद कपड़े वाली लड़की के बारे में सोचने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो, क्या आप आकाश हैं? आकाश पीछे मुड़ता है और देखता है तो वह शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह लड़की बोलती है, हेलो मिस्टर, यहाँ मेरी टेबल बुक हुई है, यहाँ मेरी फ्यूचर हस्बैंड आने वाला है। असल में वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनुष्का थी। ये सुनकर आकाश बोलता है, तो आप हैं जिसे मिलने दादाजी ने मुझे भेजा है।
आकाश झट से कहता है आई रिजेक्ट यू। फिर वह वहां से जाने लगता है। अनुष्का बोली, अभी तो हम मिले भी नहीं और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम जानते हो भी कितने लड़के मेरे पीछे लाइन में लगे रहते हैं। तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? आकाश बोला, तो तुम उन लड़कों में से एक चुनकर उससे शादी कर लो। यह कहकर आकाश चला जाता है। जब आकाश घर आता है तो वह दादाजी से कहता है, दादाजी मुझे वह लड़की पसंद नहीं आई। दादाजी कुछ नहीं कहते और अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जब आकाश आता है तो वह देखता है कि बहुत से वकील और जय अंकल उसके दादाजी के पास बैठे हैं। आकाश नीचे आकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और दादाजी से पूछता है, ये क्या है दादाजी? दादाजी कहते हैं, ये आज से भारद्वाज एम्पायर के मालिक तुम हो। ये सुनकर आकाश शॉक हो जाता है और कहता है, अभी तो मैं छोटा हूं, मैं कैसे संभालूंगा? दादाजी कहते हैं, अब मेरी उम्र हो गई है, अब जीवन खिरी कुछ पल आराम और शांति से काटने हैं, और जो तुम्हें मदद चाहिए वह जय अंकल करते रहेंगे, और साथ ही अंश और ईरा भी तो साथ है ना। ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है, तुम जितने पैसे चाहो खर्च कर सकते हो। आकाश देखता है कि ये तो ब्लैक प्लेटिनम कार्ड है जो पूरी दुनिया में सिर्फ टाइर बने हैं और भारत में केवल 5 ही हैं, और इसमें कम से कम 1000 करोड़ रुपए जमा होने चाहिए। ये देखकर आकाश खुश हो जाता है। दादाजी भी आकाश को खुश देख लेते हैं और वह भी खुश हो जाते हैं। आकाश दादाजी से कहता है, दादाजी बहुत दिन हो गए, अब कॉलेज जाना होगा। दादाजी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, तुम जाकर अपने कॉलेज के पास एक घर ले लो और वहां से बिजनेस भी देखना, साथ ही कॉलेज भी जाना। अगले दिन आकाश सीधा क्लास में जाता है और राघव और अभीर के पीछे सीट पर बैठ जाता है। सभी लोग आकाश को घूर रहे होते हैं। आकाश उन्हें इग्नोर करता है और राघव और अभीर से बात करने लगता है। तभी टीचर आते हैं और कहते हैं, आज आपके बीच एक नया स्टूडेंट है। टीचर उस स्टूडेंट को अंदर आने का इशारा करते हैं। जैसे ही वह स्टूडेंट अंदर आता है, आकाश शॉक हो जाता है। आपकी कहानी में मिहिर का नाम अब आकाश कर दिया गया है। अब कहानी इस प्रकार होगी। अध्याय। वंशिका जब आकाश देखता है कि नया स्टूडेंट कोई और नहीं, वही स्टूडेंट है जिसकी मदद उसने कल की थी, तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आई। ये अजीब सी फीलिंग क्या थी उसे खुद नहीं पता था, क्योंकि ये पहले कभी नहीं आई थी। जब वह अपनी एक्स के साथ था तब भी नहीं। जब सारे क्लास के बच्चे उसे अब कहानी इस प्रकार होगी। अध्याय जा। वंशिका जब आकाश देखता है कि नया स्टूडेंट कोई नहीं, वही स्टूडेंट है जिसकी मदद उसने कल की थी, तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आई। ये अजीब सी फीलिंग क्या थी उसे खुद नहीं पता था, क्योंकि ये पहले कभी नहीं आई थी। जब वह अपनी एक्स के साथ था तब भी नहीं। जब सारे क्लास के बच्चे उसे देखते हैं तो वे देखते ही रह जाते हैं। अपनी ऊपर इतनी आंखें पड़ते हुए वह बड़ी असहज फील कर रही होती है। तभी उसके टीचर कहते हैं, यह तुम्हारी नई दोस्त वंशिका राय है। ओह, तो इसका नाम वंशिका राय है, आकाश मन में सोचता है। टीचर उसे बैठने के लिए कहते हैं। वंशिका डरते डरते अपनी सीट देख रही होती है। तभी उसे आकाश दिखता है, तो वह आकाश के पास जाती है और कहती है, अरे आप तो वही हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। हम आपको धन्यवाद बोलना चाहते थे जब तक आप चले गए, लेकिन देखिए हमारा नसीब कैसा है, आप हमें यहाँ मिल गए, तो अब हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। आकाश कहता है, बस बस एक सांस में कितना कहोगी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आपकी आज फिर से मदद करनी पड़े। ये कहते हुए आकाश मुस्कुरा देता है। वंशिका कहती है, क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ सकती हूँ? Why not? और साइड हो जाता है। वंशिका कहती है, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। आकाश जवाब देता है, ओह सॉरी, मेरा नाम है आकाश। वंशिका कहती है, और मेरा नाम है वंशिका। आकाश एकदम से बोल पड़ता है, हाँ लेकिन आप हमें खाली कह सकते हैं। वंशिका कहती है, कल तो आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और आज ऐसे। आकाश कुछ कहता, इससे पहले ही वंशिका कहती है, लेट मी गेस, आपने कल अच्छे कपड़े पहन रखे थे और कार भी महंगी थी। इसका मतलब आप बिजनेसमैन हैं और यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं ताकि आप मिडिल क्लास की प्रॉब्लम
और जरूरतें समझ सकें। राइट? वंशिका कहती है। आकाश सोचता है पूरी तरह सही तो नहीं, पर आइडिया अच्छा दिया है, और हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। यस, मुझे पता था, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वंशिका और आकाश को आपस में बात करते देख सभी बच्चे जलन से उन्हें देखने लगे। कोई कहता है, भाई ये क्या हो रहा है? यह होर की परी इस टीचर से क्यों बात कर रही है? अविचल भाई, आपको कुछ करना चाहिए। अविचल को तो आकाश पर गुस्सा करने का बहाना चाहिए था, क्योंकि आकाश कई दिनों से कॉलेज नहीं आया था और पहले आकाश ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। तो अविचल खड़ा होकर कहता है, हेलो मिस वंशिका, आपको इसके पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये एक गरीब और फटीचर इंसान है। ये कहीं आपके साथ कोई गलत हरकत न कर दे। हमें आपकी फिक्र हो रही है। वैसे भी आप कॉलेज में नई हैं, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। तभी अभीर बोल पड़ता है, तुझे क्यों फिक्र हो रही है इनकी? ये मैच्योर है, अपनी सही और गलत जानती हैं। तुम क्यों कूद रहे हो? राहुल बोलता है, जो खुद लड़कियों की इज्जत नहीं करता, जो उन्हें टाइम पास करने का साधन समझता है, वह आया बड़ा दूसरों की फिक्र करने वाला। अविचल अभीर को कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अभीर की फैमिली का स्टेटस है, लेकिन वह राहुल से लड़ सकता था। वह राहुल का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बहुत जुबान चलने लगी तेरी, अभी बताता हूं तुझे। तभी वंशिका कहती है, छोड़ो उसे। छोड़ रहे हो या नहीं? अविचल राहुल को छोड़ देता है। वंशिका आगे कहती है, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको मुझ में इतनी समझ है, मैं अपना सही और गलत देख सकती हूँ। आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए और मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरी फिक्र करने के लिए मैं खुद और मेरे दोस्त हैं। और रही आप जैसे लोगों से दोस्ती करने की बात, तो मैं कभी नहीं करूंगी। नई नई स्टूडेंट को इंसल्ट होकर इधर उधर देखता है तो पता है कि सभी लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। अविचल कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। आकाश कहता है, हाँ हाँ, आराम से देखना, पर अब अपनी सीट पे जाओ, हमारे सिर में दर्द मत करो। अविचल पैर पटकता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी टीचर क्लास में आते हैं और अपनी क्लास लेना शुरू कर देते हैं। बीच बीच में आकाश अविचल को देखता है, जो उसे गुस्से में घूर रहा था। 3 घंटे बाद हाफ टाइम होता है और सभी मिलकर कैंटीन जाते हैं लंच करने। वहां पर चारों बैठते हैं और आकाश कहता है, ये मेरे दोस्त हैं, ये है अभीर और ये है राहुल। वंशिका उन्हें हेलो बोलते हुए हाथ मिलाती है। वंशिका कहती है, मैंने कहा था कि आकाश ने कल आपकी मदद की थी। वंशिका कहती है, हाँ, कल एक लड़की ने मुझे टक्कर मार दी थी और फिर मुझसे लड़ रही थी, तब आकाश ने उसे मदद की थी। ओह अच्छा, अभीर ने कहा। और आकाश, मैंने सुना है कि तुम्हारा फैक्ट्री और शोरूम की ग्रोथ होनी शुरू होगी, है ना? आकाश कहता है, हाँ, जितनी जल्दी ये ग्रो कर रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी। 3 दिन में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बहुत बढ़िया, अभीर और राहुल ने एक साथ कहा। असल में आकाश ने कुछ सेविंग करके और कुछ लोन से अपनी कपड़े बनाने की फैक्ट्री शुरू की थी। धीरे धीरे उसमें प्रॉफिट हुआ तो आकाश ने सारा पैसा लगाकर एक शोरूम भी खोल लिया, लेकिन यह बात उसके दोस्तों के सिवा किसी को नहीं पता थी। वंशिका कहती है, तुम्हारा ब्रांड और शोरूम भी है? कौन सा ब्रांड है? नाम तो बताओ। आकाश कहता है, वो ही ब्रांड है जिसके कपड़े तुमने पहने हुए हैं। वंशिका शौक होते हुए कहती है, ये ईके ब्रांड तुम्हारा है? तुम्हें पता है मेरे सारे कपड़े ईके ब्रांड के हैं। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैंने तो इंटरनेट पर भी देखी थी, सिर्फ ईके ही लिखा था। आकाश कहता है, असल में ईके मेरे घर के नाम की शॉर्ट फॉर्म है। ईके ब्रांड तुम्हारा? सभी लोग पीछे देखते हैं। Here is the updated version with the name changed from Mihir to Akash. Challenge. अब तक घंटे बाद हाफ टाइम होता है। सारे मिलकर कैंटीन जाते हैं लंच करने। वहां पर चारों बैठते हैं और आकाश कहता है, ये मेरे दोस्त हैं, ये है अभीर और ये है राहुल। वंशिका उन्हें हेलो बोलते हुए हाथ मिलाती है। वंशिका कहती है, तुम्हें कह रही थी कि आकाश ने कल तुम्हारी मदद की थी। वंशिका कहती है, हाँ, कल एक लड़की ने मुझे टक्कर मार दी थी और फिर मुझसे लड़ रही थी, तब आकाश ने उसे मदद की थी। ओह अच्छा, अभीर ने कहा। और आकाश, मैंने सुना तुम्हारी फैक्ट्री और शोरूम की ग्रोथ होनी शुरू होगी, है ना? आकाश कहता है, हाँ, जितनी जल्दी ये ग्रो कर रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी। 3 दिन में 2 लाख का प्रॉफिट दिया है। बहुत बढ़िया।
अभीर और राहुल ने एक साथ कहा। असल में आकाश ने कुछ सेविंग करके और कुछ लोन से अपनी कपड़े बनाने की फैक्ट्री शुरू की थी। धीरे धीरे उसमें प्रॉफिट हुआ तो आकाश ने सारा पैसा लगाकर एक शोरूम भी ओपन कर लिया, लेकिन ये बात उसके दोस्तों के सिवा किसी को नहीं पता थी। वंशिका कहती है, तुम्हारा ब्रांड और शोरूम भी है? कौन सा ब्रांड है, नाम तो बताओ। आकाश कहता है, वो ही ब्रांड है जिसके कपड़े तुमने पहन रखे हैं। वंशिका शौक होते हुए कहती है, ये ईके ब्रांड तुम्हारा है? तुम जानते हो मेरे सारे कपड़े ईके ब्रांड के हैं। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैंने तो इंटरनेट पे भी देखी थी, सिर्फ ईके ही लिखा था। आकाश कहता है, असल में ईके मेरे घर के नाम की शॉर्ट फॉर्म है। सभी लोग पीछे देखते हैं। अब सभी पीछे देखते हैं। वहां आकाश की एक्स गर्लफ्रेंड सनाया खड़ी थी। वो उनके पास आती है और शौक होकर कहती है, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अगर पता होता तो मैं वो आसानी से अपने नाम करा लेती, तुझ जैसे पागल को पता भी नहीं चलता, उसने अपने मन में कहा। आकाश कहता है, मैं तुम्हें उसी दिन बताने वाला था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा। वंशिका पूछती है, क्या हुआ था? असल में राहुल कहता है कि पहले आकाश डिलीवरी बॉय का काम करता था। एक दिन उसे होटल में खाने पहुंचाने का काम मिला। जब वह होटल में जाता है और डोरबेल बजाता है, तब दरवाजा खुलता है तो वह देखता है कि सनाया खड़ी है। आकाश कहता है, सनाया तुम यहां? तभी पीछे से आवाज आती है, बेबी कौन? जब कोई आवाज नहीं आती तो एक आदमी बाहर आता है। वह कोई और नहीं, अविचल होता है। अबे फटीचर, तू यहां? अविचल कहता है। आकाश कहता है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? सनाया कहती है, जो अपने बीएफ के साथ करना चाहिए। लेकिन बीएफ तुम में हो, तुम्हारा। आकाश कहता है, लेट मी क्लियर यू, मैंने तुमसे कल ब्रेकअप कर लिया था ना? कल बताया था तो था, नहीं बताया? ओके, अब बता देती हूं, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और अविचल को मैंने अपना बीएफ बना लिया है। पर मेरे का प्रॉब्लम थी, आकाश ने कहा। तू में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तेरे पास पैसे नहीं जो मेरी जरूरतें पूरी कर सके। तभी 5 सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और आकाश को पकड़ कर ले जाते हैं और उनका हेड कहता है, सॉरी मिस्टर अविचल, आपको इनके वजह से तकलीफ हुई। असल में अविचल ने फोन करके सिक्योरिटी को बुलाया था। वंशिका कहती है, अच्छा ऐसे हुआ था। इधर सनाया कहती है, तुम 1-2 बार मनाने की कोशिश तो करते, शायद मैं मान जाती। तभी वंशिका खड़ी होकर कहती है, तुम मानती ही नहीं क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि आकाश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तुमने तो इसे पैसों के लिए ही छोड़ा था ना? और अगर आकाश तुम्हें पहले ही बता देता तो तू ये आकाश तुम्हारी डायन की असलियत कभी जान ही नहीं पाती। सभी लोग वंशिका के मुंह से सनाया के लिए निकले शब्द सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक बच्चा कहता है, उसने सनाया को डायन कहा, उसमें इतनी हिम्मत है? नहीं रे, वो अभी नई आई है ना, इसलिए उसे सनाया के बारे में नहीं पता। तुम्हें क्यों लगता है मैं इसे पैसे के लिए छोड़ के गई थी? इसके बिजनेस की ग्रोथ अच्छी, लेकिन मेरे लायक नहीं है। उसके थ्रेड से मुझे एलर्जी है। सनाया का गिरगिट की तरह रंग बदलते देख उन सबको हंसी आ जाती है। इन्हें अपने ऊपर हंसते देख सनाया को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ कहने को आती है, तभी वंशिका कहती है, ओ रियली, तुम्हें एलर्जी है तो फिर तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये भी तो ईके ब्रांड के हैं। अरे तुम्हें एलर्जी हो जाएगी, तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े उतार दो। वैसे भी तुम इस कॉलेज की सबसे हॉट लड़की हो, ऐसा करने से हॉटनेस का लेवल बढ़ जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे सनाया पर हंस रहे होते हैं। अपनी इंसल्ट होते देख सनाया अपने पैर टकते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है, लेकिन अब की बार अविचल साथ होता है। वह कहता है, किसने इसके बेइज्जती की? वंशिका कहती है, क्यों इसने नहीं बताया कि मैंने की है? आकाश, अभीर और राहुल तो हिम्मत देखकर हैरान हो जाते हैं। आकाश तो सोच रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसकी मदद इसने कल की थी। तभी अविचल गुस्से में वंशिका पर हाथ उठाने को होता है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वह पीछे देखता है तो आकाश ने उसे पकड़ रखा था। आकाश उसे धक्का देते हैं, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। आकाश कहता है, एक लड़की पे हाथ उठाता है, तुझे शर्म भी नहीं आई? अगर एक बाप की औलाद है तो मुझ पर हाथ उठा, फिर दिखता हूं तुझे। आकाश के बिहेवियर में आई चेंज को अविचल भाप जाता है। वह कुछ सोचता है और कहता है, लड़ाई में क्या रखा है, एक कंपटीशन रखते हैं। आकाश कहता है, कौन सा कंपटीशन? शूटिंग कंपटीशन। इसे सुन सनाया
खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता है अविचल को शूटिंग में स्टेट लेवल पे गोल्डन मेडल मिला हुआ है। तभी आकाश के फोन पे एक मैसेज आता है और वह पढ़ता है और फिर पूछता है, ओके मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, कब है कंपटीशन? आज ही कर लेते हैं, अविचल ने कहा। नहीं आज नहीं, आज मुझे बाहर जाना है, कल करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? अविचल कहता है कोई दिक्कत नहीं है। आकाश कहता है ओके और अभीर से उसकी कार की चाबी ले कहता है भाई मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा। अभीर कहता है कोई दिक्कत नहीं भाई। नाउ द कैरेक्टर नेम हैज बीन अपडेटेड टू आकाश। Here is the revised chapter with the name changed to Akash. आकाश और उसके दोस्तों का मजेदार लंच कैंटीन में चल रहा था। उनका ये छोटा सा ब्रेक उन सब के लिए एक सुकून का पल था। वे हंसी मजाक में मशगूल थे और अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से दूर जिंदगी के इन छोटे छोटे लम्हों का आनंद ले रहे थे। तभी अविचल आता और शूटिंग कंपटीशन का चैलेंज करता, जिसे आकाश एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन आकाश पे मैसेज आता है, आकाश मैसेज देखकर कहता हम कल कंपटीशन करेंगे। अब आगे अचानक आकाश का फोन उठा, पर वह थोड़ा चौंका और राकेश जी का मैसेज आया था। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। ब्लू मून होटल आ जाओ, जरूरी बात करनी है। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह जानता था कि राकेश जी उसके दादा के पुराने दोस्त हैं और उनके किसी संदेश को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। आकाश अपने दोस्तों से विदा लेकर होटल की ओर निकल पड़ा। जब आकाश होटल पहुंचा तो उसकी आंखें ब्लू मून होटल की शानो शौकत देखकर छौंधिया गईं। आलीशान इमारत और हर कोने में बिछी चमचमाती चीजें उसके लिए नई थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए। जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंचा, वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी साधारण सी पोशाक और मासूम चेहरे को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने हल्की हंसी के साथ कहा, माफ कीजिएगा लेकिन यहां रुकने की दरें आपके बजट से थोड़ी ऊपर हो सकती हैं। आकाश ने अपना नाम बताकर कहा कि वह राकेश जी से मिलने आया है। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी बात पर संदेह करते हुए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ब्लू मून में आपके जैसे लोग यूं ही नहीं आ सकते। आकाश उसकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। तभी होटल का मैनेजर वहां आया। मैनेजर ने रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनी और एक कड़ी नजर आकाश पर डाली। उसने बिना कुछ सोचे समझे आकाश की ओर हाथ बढ़ाया और गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? बाहर निकलो, यहां तुम्हारी तरह के लोगों के लिए जगह नहीं है। उसने आकाश को धकेलने की कोशिश की, लेकिन आकाश का संयम अब टूट रहा था। वह सोच रहा था कि उसे इस तरह के व्यवहार का सामना क्यों करना पड़ रहा है, जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी। तभी एक तेज आवाज पूरे लॉबी में गूंज उठी, रुको। सबने उस आवाज की ओर देखा, जहां से एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी महिला तेज कदमों से आ रही थी। यह ईरा भारद्वाज थी, आकाश की छोटी बहन, जो होटल में अपने काम से आई थी। उसने रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, ये मेरे बड़े भाई आकाश हैं, क्या तुम लोगों को इनसे बात करने का तरीका नहीं पता? यह सुनते ही मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ गए। वे समझ नहीं पाए कि यह वही आकाश है जो भारद्वाज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मैनेजर तुरंत माफी मांगने लगा, उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। उसने झुकते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, मुझे नहीं पता था कि आप भारद्वाज परिवार से हैं, कृपया मुझे माफ कर दें। आकाश ने एक गहरी सांस ली और कुछ क्षण के लिए सोचा। उसने अपनी बहन की ओर देखा, फिर मैनेजर की ओर। उसके अंदर कुछ टूट चुका था और उसने दृढ़ता से कहा, इस होटल के मालिक को बुलाओ, मुझे यह होटल खरीदना है। ईरा भी उसकी इस घोषणा से चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्व की चमक भी थी। कुछ समय बाद सभी औपचारिकताएं पूरी हुईं और आकाश ने ब्लू मून होटल का स्वामित्व अपने नाम कर लिया। उसकी यह चुपचाप की गई खरीद किसी क्रांति से कम नहीं थी। यह उसके लिए केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि खुद के आत्मसम्मान और अस्तित्व का प्रतीक थी। यह उसकी पुरानी जिंदगी के उस हिस्से का अंत था जहां उसे सिर्फ एक गरीब व्यक्ति के तौर पर देखा गया था। इसके बाद आकाश को राकेश जी के कमरे में बुलाया गया। वहां पहुंचा और देखा कि राकेश जी ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, आकाश, तुम्हारी ये नई शुरुआत बहुत ही खास है।
आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि भारद्वाज एम्पायर तुम्हारे नेतृत्व का इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिता की ये अंतिम इच्छा थी कि तुम उनके साम्राज्य को संभालो। परसों तुम्हें भारद्वाज एम्पायर का सीईओ घोषित किया जाएगा। यह सुनकर आकाश के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। वह खुश भी था और थोड़ा भयभीत भी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के विचार ने उसे एक अजीब सी घबराहट से भर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और राकेश जी से कहा, आपका धन्यवाद राकेश जी, लेकिन क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? राकेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सादगी, ईमानदारी और कठिन समय का सामना करने की ताकत तुम्हें तैयार कर चुकी है। आकाश, तुम्हारे पिता को तुम पर पूरा भरोसा था और आज मुझे भी यही यकीन है। इस बड़ी खबर के बाद ईरा ने अपने भाई को लंच पर आमंत्रित किया। वे दोनों होटल के रेस्टोरेंट में बैठे और ईरा ने हंसते हुए कहा, भैया, आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर बहुत गर्व महसूस कर रही हूं। इतने सालों तक तुमने अपनी पहचान छुपाकर रखी, लेकिन अब तुम्हें खुद को संकोच नहीं करना चाहिए। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ईरा, मैं कभी इस दुनिया में नहीं आना चाहता था, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से मैंने ये कदम उठाया है। लंच के दौरान आकाश ने अपनी बहन से अपने जीवन की छोटी छोटी बातें साझा की और वे दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उनके बीच बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इस पूरे वक्त में आकाश ने अपनी बहन में एक सच्चा साथी पाया जो उसके साथ हर हालात में खड़ी थी। लंच समाप्त होने के बाद आकाश के मन में एक नया आत्मविश्वास था। उसने ये महसूस किया कि वह केवल गरीबों का साथी नहीं, बल्कि उस साम्राज्य का वारिस भी है जिसने उसे इतनी बड़ी पहचान दी। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना था। शूटिंग कंपटीशन। कॉलेज का दिन खत्म होते ही मैदान में छात्रों का समूह इकट्ठा हो गया। माहौल में उत्साह था और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। आकाश और अविचल आमने सामने थे। एक अजीब सी चुनौती थी दोनों की आंखों में। अविचल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है आकाश, इस कंपटीशन में मजा तब आएगा जब दांव बड़ा हो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर शरारत भरे अंदाज में कहा, जीतने वाले को दूसरे की गर्लफ्रेंड को किस करने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ छात्र हंसी के मारे ठहाके लगाने लगे तो कुछ स्तब्ध रह गए। आकाश को यह शर्त नापसंद थी। उसने अविचल से कहा, लेकिन मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अविचल ने ठहाका लगाया और आकाश को चिढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं भूल गया था कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने सनाया को अपने पास खींचा और आकाश को नीचा दिखाने की कोशिश की। यह सुनकर आकाश का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन तभी अविचल ने एक और चाल चली। तो ऐसा करते हैं, उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारी दोस्त वंशिका को किस करूंगा। वंशिका की ओर इशारा करते हुए उसने ये बात कही और आकाश गुस्से में उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? तभी वंशिका ने सबको चौंकाते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे मंजूर है। आकाश उसकी ओर अविश्वास भरी नजरों से देखता रह गया। अविचल का चेहरा जीत की मुस्कान से भर गया, जबकि आकाश अंदर ही अंदर और भी दृढ़ हो गया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा और जीत कर दिखाएगा। एक व्यक्ति एयर गन और नकली गोलियों के साथ आया। उसने बताया कि दोनों प्रतियोगियों को 5 राउंड मिलेंगे। अविचल ने पहले शूटिंग की शुरुआत की। उसके स्कोर कुछ इस तरह थे, 7, 8, 9, 5 और 6 कुल मिलाकर उसने 53 का स्कोर किया। सभी को लगा कि अविचल ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। अब आकाश की बारी थी। उसके पहले 2 शॉट्स 5 अंक के थे और उसने सबको असमंजस में डाल दिया, लेकिन अगले 3 शॉट्स में उसने कमाल कर दिखाया। डेथ और 9 ये देखकर सब चौंक गए। उसका स्कोर अविचल से काफी बेहतर था और टोटल स्कोर था 45 और यह साफ था कि वह जीत चुका है। आकाश के जीते ही वहां खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अविचल और सनाया के चेहरे पर मायूसी छा गई। जैसे ही जश्न शुरू हुआ, वे दोनों चुपचाप मैदान से खिसकने की कोशिश करने लगे। तभी वंशिका ने ऊंची आवाज में तंज कसते हुए कहा, कहां जा रहे हो लूजर्स? उसकी इस आवाज से हर किसी का ध्यान उनकी ओर गया। आकाश ने मुस्कुराते हुए अविचल के पास जाकर कहा, तो अब क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किस करूं? आखिर शर्त तो तुम ही ने रखी थी अविचल। अविचल असहज महसूस करने लगा और उसकी चाल अब उल्टी पड़ रही थी। उसने कहा, हाँ, शर्त तो शर्त है।
आकाश ने धीरे धीरे सनाया की ओर कदम बढ़ाए। सनाया थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संयत बनाए रखा। जब आकाश उसके करीब पहुंचा तो वह अचानक पीछे हट गया और एक तेज आवाज में कहा, तुम्हारी तरह इस्तेमाल की हुई चीजों पर मुंह मारना मेरा स्टाइल नहीं है। यह सुनते ही सनाया और अविचल की आंखों में अपमान के आंसू थे और वहां खड़े सभी छात्रों ने आकाश की जीत का आनंद लिया। अपमानित महसूस करते हुए अविचल और उसके दोस्त गुस्से में वहां से निकल गए। अविचल का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके एक दोस्त ने कहा, भाई, आकाश ने तुझे बहुत बुरी तरह से नीचा दिखाया है, इसका बदला लेना ही पड़ेगा। अविचल की नजरों में एक खौफनाक चमक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। फिर उसके एक दोस्त ने उसे एक फोटो दिखाई। ये फोटो आकाश और एक लड़की की थी, जहां वे किसी रेस्तरां में डिनर कर रहे थे। फोटो में लड़की आकाश के चेहरे से खाना पोंछ रही थी। अविचल को यह देखकर लगा कि वह लड़की आकाश की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वास्तव में यह आकाश की बहन ईरा थी। अविचल ने सोचा कि वह इस फोटो का इस्तेमाल करके आकाश को और नीचा दिखा सकता है, खासकर इस अफवाह को फैलाकर कि आकाश एक गरीब लड़की के साथ डेट पर गया था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब देखो मैं आकाश को किस तरह बर्बाद करता हूं। कॉलेज के बाद आकाश और अविचल की प्रतिद्वंद्विता और भी भड़क उठी थी। जीतने के बाद आकाश ने जहां अपने आत्मसम्मान और संयम का परिचय दिया, वहीं अविचल इस हार से बौखला गया था। उसने आकाश को नीचा दिखाने का एक नया तरीका निकाला। अविचल और उसके दोस्तों ने आकाश की एक तस्वीर वायरल कर दी, जिसमें आकाश अपनी बहन ईरा के साथ डिनर कर रहा था। फोटो में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ईरा एक गरीब लड़की है और आकाश के साथ डेट पर है। यह फोटो तेजी से इंटरनेट पर फैल गई, जिससे भारद्वाज एम्पायर की साख को गहरा झटका लगा और उनके शेयरों में भारी गिरावट आई। ये खबर आकाश के दादा के करीबी सहयोगी राकेश जी तक पहुंची। उन्होंने तुरंत आकाश को फोन किया और उसे सारी जानकारी दी। ये भी कहा कि यदि आकाश चाहे तो वह ये फोटो इंटरनेट से हटवा सकते हैं। आकाश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, बस पता लगाएं कि ये फोटो किसने वायरल की और मेरे बारे में अफवाह किसने फैलाई। और हाँ, परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें जिसमें नए सीईओ का नाम सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन मेरा नाम से किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह आकाश ने न केवल धैर्य से स्थिति का सामना किया, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने का फैसला किया। अब बस ये देखना बाकी था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सच सामने आने पर आकाश कैसे अपनी प्रतिष्ठा और परिवार का मान बढ़ाएगा। अध्यक्ष डे सीईओ अध्यक्ष, प्रतिष्ठा और अधिकार का उदय। भारद्वाज एम्पायर के इतिहास में आज का दिन बेहद खास था। ये अवसर था नए सीईओ की घोषणा का, जो कि कंपनी के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चुना गया था। ये घोषणा एक आलीशान और प्रतिष्ठित कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही थी, जो आकाश के खुद के होटल बिल्यू हार्ट में आयोजित किया गया था। होटल को इस विशेष अवसर के लिए बड़ी ही शान से अध्यक्ष डेट सीईओ अध्यक्ष नंद, प्रतिष्ठा और अधिकार का उदय। भारद्वाज एम्पायर के इतिहास में आज का दिन बेहद खास था। यह अवसर था नए सीईओ की घोषणा का, जो कि कंपनी के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चुना गया था। यह घोषणा एक आलीशान और प्रतिष्ठित कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही थी, जो आकाश के खुद के होटल बिल्यू हार्ट में आयोजित किया गया था। होटल को इस विशेष अवसर के लिए बड़ी ही शान से सजाया गया। अध्यक्ष डे सीईओ अध्यक्ष, प्रतिष्ठा और अधिकार का उदय। भारद्वाज एम्पायर के इतिहास में आज का दिन बेहद खास था। यह अवसर था नए सीईओ की घोषणा का, जो कि कंपनी के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चुना गया था। यह घोषणा एक आलीशान और प्रतिष्ठित कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही थी, जो आकाश के खुद के होटल बिल्यू हार्ट में आयोजित किया गया था। होटल को इस विशेष अवसर के लिए बड़ी ही शान से सजाया गया था, जिससे हर कोना चमक रहा था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारी और प्रमुख मीडिया चैनल्स के पत्रकार वहां उपस्थित थे।
इस माहौल में सभी के चेहरों पर उत्सुकता थी कि आखिर इस प्रतिष्ठित पद को कौन संभालने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत और अफवाहों का आगाज। जैसे ही कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, होटल के हॉल में हलचल बढ़ने लगी। हर कोई इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए खुद को भाग्यशाली समझ रहा था। माइक पर भारद्वाज एम्पायर के प्रबंध निदेशक राकेश जी ने आते ही सभी का स्वागत किया। उन्होंने गर्व से कहा, आज हमारे एम्पायर के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस विशेष अवसर पर हम उस व्यक्ति को इस कंपनी का सीईओ बनाने जा रहे हैं जिसने न केवल अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, बल्कि इस कंपनी की नींव को और भी मजबूत किया है। जैसे ही राकेश जी ने यह कहा, एक पत्रकार ने बीच में सवाल किया, क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस अफवाह के कारण रखी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारद्वाज एम्पायर की एक सदस्य ईरा भारद्वाज किसी गरीब लड़के को डेट कर रही हैं और इसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है? इस सवाल से हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी लोग चौंक कर राकेश जी की ओर देखने लगे। राकेश जी मुस्कुराए और शांतिपूर्वक जवाब दिया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य आपको हमारे नए सीईओ से मिलवाना है। आज हम यहां सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अविचल का आकाश को नीचा दिखाने का प्रयास। इसी बीच अविचल भी अपने दोस्तों के साथ हॉल में उपस्थित था। जैसे ही आकाश ने अपनी आकर्षक और शाही पोशाक में हॉल में कदम रखा, अविचल के दोस्तों में से एक ने आकाश की ओर इशारा करते हुए ताना मारा, भाई देखो, आकाश भी यहां आया है, इसके कपड़े देखो जैसे किसी अमीर आदमी के हो। ये सुनते ही अविचल की आंखों में ईर्ष्या और घृणा की भावना भड़क उठी। उसके मन में तुरंत आकाश को अपमानित करने का विचार आया। अविचल ने आकाश की ओर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अरे फटीचर, अमीरों के बीच क्या कर रहा है? यहां चोरी करने आया है या मुफ्त का खाना खाने? उसकी बात सुनकर हॉल में खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग आकाश को नीची नजरों से देखने लगे और उस पर शंकास्पद निगाहें डालने लगे। कुछ लोग मन ही मन अविचल की बातों से सहमत भी लग रहे थे, जबकि कुछ लोग चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। आकाश ने अपने भीतर के गुस्से को काबू में रखते हुए अविचल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अभीर का आकाश का समर्थन। तभी आकाश के पुराने दोस्त अभीर ने आगे बढ़कर आकाश का बचाव किया। उसने कड़क आवाज में कहा, आकाश मेरे साथ आया है और इसे यहां आने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। उसकी बातों से लोग थोड़ा शांत हुए और आकाश के प्रति सहानुभूति भी दिखाने लगे। इसी बीच राहुल और वंशिका भी आकाश के साथ आकर खड़े हो गए, जिससे आकाश को और भी आत्मविश्वास महसूस हुआ। अविचल का आकाश को नीचा दिखाने का प्रयास धीरे धीरे असफल होता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने दोस्तों की ओर इशारा किया कि वे आकाश के खिलाफ और भी बुरा बोलें। तभी अविचल के एक दोस्त ने कहा, अरे यही तो है जो उस ईरा भारद्वाज के साथ डेट पर गया था, इसी के कारण हमारे परिवार को भी लाखों का नुकसान हुआ है। ये सुनते ही लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई और आकाश के प्रति अपमानजनक बातें कही जाने लगीं। होटल के मैनेजर का हस्तक्षेप और अविचल की साजिश। इस बीच होटल का मैनेजर स्थिति को बिगड़ते देख घबरा गया। उसने आकाश से अनुरोध किया कि वह वहां से चले जाएं ताकि माहौल और खराब न हो। अविचल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जोर से कहा, इस आदमी को यहां से निकालिए, यह यहां सिर्फ हंगामा करने आया है। वहां खड़े कुछ अन्य लोगों ने भी मैनेजर का समर्थन किया और आकाश को बाहर निकालने की बात की। मैनेजर के मन में असमंजस था, क्योंकि वह जानता था कि आकाश इस होटल का असली मालिक है। उसे आकाश को बाहर निकालने में संकोच हो रहा था, लेकिन उसने स्थिति को देखते हुए चुप रहना बेहतर समझा। राकेश जी का मंच पर आना। तभी अचानक होटल की सभी लाइट्स बंद हो गई और हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी लोग असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे कि यह क्या हुआ। कुछ ही पल बाद एक स्पॉटलाइट मंच पर पड़ी और राकेश जी ने मंच पर कदम रखा। उन्होंने माइक को अपने हाथों में पकड़ा और भारी आवाज में बोले, भारद्वाज एम्पायर को आज ऐसा नेतृत्व मिलने जा रहा है जो न केवल अपनी मेहनत और काबिलियत से यहाँ तक पहुंचा है, बल्कि जिसने हर परिस्थिति में खुद को साबित किया है। मुझे गर्व है कि मैं आज आपको हमारे नए सीईओ से मिलवा रहा हूं, मिस्टर आकाश भारद्वाज। आकाश की घोषणा और अविचल की प्रतिक्रिया राकेश जी के ये कहने की देर थी कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग आकाश की ओर आश्चर्य और गर्व भरी नजरों से देखने लगे। आकाश ने मंच की ओर अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाए,
और उसकी उपस्थिति ने हॉल में सन्नाटा फैला दिया। अविचल और उसके दोस्तों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अविचल, जो अभी कुछ ही देर पहले आकाश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी ही हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। आकाश का भाषण और सच का खुलासा। आकाश ने माइक को अपने हाथों में पकड़ा और गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। आज मैं भारद्वाज एम्पायर का नया सीईओ बनने का गौरव प्राप्त कर रहा हूं। यह मेरी मेहनत और कंपनी के प्रति मेरी निष्ठा का परिणाम है। रही बात उस तस्वीर की जिसमें मेरी और ईरा की एक निजी मुलाकात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ईरा मेरी छोटी बहन है और उसे लेकर फैलाई गई ये अफवाह बेहद निराधार है। आकाश ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, हमें पता चल चुका है कि इस तस्वीर को किसने वायरल किया है और इसका मकसद क्या था। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि जिसने भी इस अफवाह के कारण हमें नुकसान पहुंचाया है वह हमारे नुकसान की भरपाई करेगा। भारद्वाज एम्पायर की साख और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आकाश की चुनौती और लोगों की प्रतिक्रिया। आकाश का भाषण समाप्त होते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। वहां मौजूद हर व्यक्ति उसकी दृढ़ता, साहस और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा कर रहा था। आकाश ने एक दर्द नजर अविचल की ओर डाली और उसकी आंखों में एक सख्त चेतावनी झलक रही थी। अविचल के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। आकाश की प्रतिष्ठा और मित्रता का जश्न। इस कार्यक्रम के बाद आकाश के सभी दोस्तों ने उसे बधाई दी और उसके नेतृत्व का समर्थन किया। वंशिका ने गर्व भरी नजरों से आकाश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर हम सबको गर्व हो रहा है। तुम्हारी मेहनत और सत्यनिष्ठा का फल तुम्हें मिला है।